अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो उसकी वजह से पेशेंट को क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है, हम उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट उसको कैसे ट्रीट कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और हमारे हैंड्स या जो जॉइंट्स हैं उनको इम्पेयर्ड कर देता है, उनके फंक्शंस को, और जॉइंट जो है वो स्टिफेंड हो जाते हैं। और जो हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो मेनली स्मॉल जॉइंट्स पर एक्ट करता है। स्मॉल जॉइंट्स में हमारे पास हैंड के जॉइंट्स आ जाते हैं, हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स आ जाते हैं और हमारे फुट के जॉइंट्स आ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास जो जॉइंट है तो वो स्टिफेंड हो जाते हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जॉइंट की जो, और जो पेशेंट है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है वो इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लिनिकल इसकी रेलेवेंट एनाटमी की। तो हमारे पास जो जॉइंट्स हैं उसमें टाइप हमारे पास साइनोवियल जॉइंट आ जाती है। चूंकि ये स्मॉल जॉइंट्स में हो रहा है तो हमारे पास जितने भी मेटाकार्पल या इंटरकार्पोफिलिंगल जॉइंट्स होते हैं ये हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। और उन साइनोवियल जॉइंट के अंदर हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और वो फ्लूइड जो होता है वो हमारे जॉइंट को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको नरिश कर रहा होता है। और उस फ्लूइड के ख़त्म होने की वजह से हमारे पास जो जॉइंट की नरिशमेंट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब होता क्या है उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से कि मूवमेंट नहीं पेशेंट कर पा रहा है, उसको पेन होती है, एडिमा फील होता है। तो ये सब जो है वो हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम जॉइंट को इनकैप्सुलेट करते हैं तो हमारे पास टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, वो टेंडन्स जो है वो इन्फ्लेमेट कर जाते हैं। अब टेंडन की जो इन्फ्लेमेशन है वो पेनफुल नहीं होती है और उस पेन को ना होने की वजह से पेशेंट जो है उसको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से उसके जो टेंडन्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और टेंडन जब डैमेज होते हैं तो उनकी वजह से हमारे जो हैंड्स की शेप होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, इंक्लूडिंग द लिम्स। हमारे जो हाथ या जो बाजू या टांगे हैं वो भी, उनकी जो शेप है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो रियोमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो हमारे पास रिस्ट जॉइंट को अफेक्ट करता है, हमारे मेटाकार्पोफिलिंगियल जॉइंट्स को, इंटरफेलिंगियल जॉइंट्स को। तो ये सारे जो जॉइंट्स है ये रियोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस की। तो हमारे पास अगर तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के विद इन है तो हमारे पास जो डिफॉर्मिटी है वो प्रोग्रेसिवली स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट को क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो पेन, एडिमा, जॉइंट स्टिफनेस, खासतौर पर मॉर्निंग के टाइम जो है उनके जो हाथ जो हैं वो हिल नहीं रहे होते हैं, वो स्टिफेंड हो जाते हैं और वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मॉर्निंग टाइम यूजुअली हम ये देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। अगर तो हमारे पास रूमेटिक पेन जो है वो क्रॉनिक है और एट द ऑनसेट ऑफ डिजीज स्टार्ट हुई है तो टिल द पेशेंट डेथ वो कंटिन्यू रहती है। उसको जितना मर्जी आप लोग ट्रीट करते रहें, अगर आप लोग उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म नहीं करते हैं आप लोग। बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। तो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन, एडिमा, और उसके जो हाथ के फंक्शंस है वो काम नहीं कर रहे, उसकी जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई होती है। तो ये सब जो पेशेंट जो है ये कंप्लेन करता है। अब हम बात करते हैं कि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में रूमेटाइड नोड्यूल्स भी देखते हैं, मींस जो उसके नोड्स होते हैं वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो जाते हैं और उस वजह से भी पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा फील होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हमारे पास रेडियोग्राफीज आ जाती हैं और कुछ असेसमेंट्स होती हैं जो हम पेशेंट को बताते हैं, जिसमें हमारे पास जो आउटकम मेजर्स हैं उसमें हमारे पास हैंड ग्रिप आ जाती है। हैंड ग्रिप जो है वो बताती है कि पेशेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, पेशेंट किस स्ट्रेंथ के साथ बॉल को ग्रिप कर रहा है या किसी भी चीज़ को हम उसको कहते हैं कि ये उठाए, उसको हाथों से पकड़े। तो उसकी स्ट्रेंथ हम देखते हैं और ये देखते हैं कि उसका जो हाथ है वो किस लेवल तक डिसेबल हो गया है। तो फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट है उसमें रिहेबिलिटेशन हमारे पास आ जाती है। रिहेबिलिटेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और वो डिपेंड करती है पेशेंट की ग्रेड पर और टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी पे, उसकी ग्रेड और टाइप ऑफ पेन पे, कि उसको किस लेवल की पेन है, उसकी जो पेन है वो कौन से लेवल तक आ गई है, कितने ग्रेड की पेन है, किस सेवेरिटी पर है। तो उसको हम उस बेस पर एक्सरसाइजेस बताते हैं। एक्सरसाइजेस में हमारे पास
स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, क्योंकि पेशेंट की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई होती है, तो उनको हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि उसने घर में कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी है, कैसे परफॉर्म करनी है, उसने कैसे अपना बिहेवियर रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, किसी चीज़ को आपने कैसे उठाना है, हाउस होल्ड थिंग्स हैं, ये सब रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। तो पेशेंट को बताया जाता है कि उसने कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है। और जो हमारे पास इम्प्रूव्ड फंक्शंस हो जाते हैं, जिसमें हम एक डिसेबल हैंड को उसके फंक्शंस को दोबारा से लेकर आते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो वेल एक्सरसाइज प्रोग्राम आ जाता है, जो पेशेंट घर में परफॉर्म करता है, ताकि वो ठीक हो सके और अपनी लाइफ में दोबारा से जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो इजीली परफॉर्म कर सके। थैंक यू।